अच्छा हो बुरा हो एक कर्म की पर्याय है। लोक में सुंदर हो असुंदर हो यानी एक कर्म की दशा की अवस्था है। लोक में ख्याति मिले कुख्याति मिले, ख्याति मिले कुख्याति मिले, एक कर्म की दृष्टि है गुन्नू। लोक में पूजा मिले, लोक में कष्ट मिले, एक कर्म सापेक्षता। लोक में पूजा मिले, लोक में कष्ट मिले, एक कर्म की दृष्टि है ज्ञानी। परंतु कष्ट देना कर्म का कार्य हो सकता है। कष्ट देना कर्म का कार्य हो सकता है, लेकिन कष्ट लेना कर्म का कार्य नहीं है, मेरे धर्म का कार्य है। वेदना से विदित करना यही तो कर्म का कार्य है। वेदना से विदित करना यही तो कर्म का कार्य है, इसलिए तो कर्म का उदय आता है। लेकिन विकास छाबड़ा वेदना देने के लिए कर्म आता है। विदित होना एक कर्म का कार्य नहीं है, ये मेरे निज का कार्य है। निज का कार्य है। कहीं आप किसी बारात में गए होंगे अपने जीवन में, रीटू भाई, वो बारात में लोग सुंदर थाली सजा के आते हैं। उसमें लौंग भी होती है, इलायची भी होती है, पान का बीड़ा भी होता है और भी बहुत सारी सामग्री रखी होती है बारातियों के स्वागत के लिए। लेकिन प्राचार्य जी जो स्वागत के लिए थाली आती है, वो थाली सामने आती है, मुंह की ओर नहीं जाती। वो थाली जैसे आप बैठी ना, इसी प्रकार से एक कोई युवा थाली हाथ में लिए है, कोई वृद्ध, वो सबके सामने दिखाता चला जा रहा है, मित्र बारात के स्वागत के लिए वर पक्ष ने एक व्यवस्था बनाई थी कि बेटे जाओ, जितनी बारात में बाराती आए हैं सबका पान के बीड़े से, सुंदर तांबुल से और इलायची लौंग सुपारी से इनका स्वागत करो। ज्ञानी, स्वागत करो, स्वागत करो, पर सामने से युवा थाली लिए क्रम से चला जा रहा है। ये कहाँ कह रहा है कि आप सुपारी उठाओ, ये कहाँ कह रहा है कि आप इलायची उठाओ, ये कहाँ कह रहा है कि आप पान उठाओ भूरा, वो तो चला जा रहा है। भदौरिया जी, वर के पक्ष वाले बराती आए हुए हैं, उनका सम्मान चल रहा है। वधू पक्ष से वर पक्ष का सम्मान चल रहा है और तांबूल की थाली आपके सामने से गुजर रही है, लेकिन न तांबूल कह रहा है मुझे उठा लो, न थाली कह रही है मुझे दांतों में फंसा लो। हे मित्र, मात्र युवा तुम्हारे सामने से निकल रहा है और तुमको दिखाता चला जा रहा है। विषय पकड़ना, उठाना नहीं उठाना, ये युवा का धर्म नहीं है। ओहो बरातियों, यहाँ तुम्हारी दृष्टि किस पर है? इलायची पर कि लौंग पर है कि मित्र सौंप पर है कि तांबूल पर है? किस पर तुम्हारी दृष्टि है? एक तटस्थ पुरुष कैमरे की भांति खड़ा हुआ है, एक तटस्थ पुरुष कैमरे की भांति खड़ा हुआ है। देखो कौन क्या उठाता है, और जिस वस्तु को उठाएगा ज्योतिषी उससे ज्योतिष खोज लेगा, योगी उससे उसका राग खोज लेगा, योगी उसका राग खोज लेगा। किसमें इसको राग है? ज्योतिषी ज्योतिष देखेगा कि इसके अंदर कौन सी वस्तु उठाई इसको, फिर वो गणित लगा के निकाल लेगा इसके ऐसे दिन आने वाले हैं।
तुम्हारा खाना देख करके तुम्हारा भविष्य बताया जा सकता है। आपके पानी पीने की दृष्टि को देख करके आपका ज्योतिष बताया जा सकता है। मित्र, आपके लघु शंका जाने की क्रिया को देख करके तुम्हारा भविष्य का पूरा गणित दिखाया जा सकता है कि तुम क्या हो सकते हो। संभल के सुनना भाई, संभल के सुनना भाई, संभल के सुनना पप्पू। मित्र, आवश्यकता नहीं है कि बहुत सारी कुंडली की रेखाएं खींचे हैं तब तुम्हारा भविष्य बताया जाए। आपसे बात करते करते ही तुम्हारे भविष्य का ज्ञान कर लिया जा सकता है। उच्च स्थान पर जाने वाले व्यक्ति की भाषा उच्च होगी। उच्च स्थान को स्पर्श करने वाले व्यक्ति की भाषा उच्च होगी। और विजय चौधरी निम्न स्थान पर गिरने वाले की सबसे पहले भाषा गिरती है। एक साधक जंगल में अटवी में बैठा हुआ है। उसके दोनों नेत्रों से दिखाई नहीं दे रहा, दोनों नेत्रों से दिख नहीं रहा है और मात्र बैठा हुआ है। एक दिन घटना घटी। सम्राट जंगल की सैर के लिए अपने दल बल के साथ निकलते हैं और मार्ग में पथ भूल गए। सारी सेना तितर बितर हो गई, पर वो अंधा पुरुष मार्ग में चट्टान पर बैठा हुआ है। पंडित पुत्र, बेटा शब्द सुनना और अपने जीवन की औकात निकाल लेना। जब सारे सैनिक तितर बितर हो चुके तो उस रास्ते से मंत्री पुत्र, उस रास्ते से बेटा सबसे पहले एक सिपाही निकलता है। जो सिपाही निकलता है वो तो अंधा था ना। सुनिए, क्यों रे अंधे, क्यों रे अंधे, आपने देखा यहां से सम्राट निकले क्या? हाँ, पुलिसकर्मी, अभी तो यहां से कोई नहीं निकला, आप ही पहली बार निकले हो। चला गया। थोड़ी देर बाद आपको मालूम यहां से कोई निकला क्या? हाँ सेनापति जी, एक पुलिसकर्मी निकल गया है, वो भी चला गया। थोड़ी देर बाद एक पुरुष पुनः आवाज निकालता है, बाबा जी यहां से कोई निकला क्या? हाँ मंत्री जी, एक पुलिसकर्मी निकल गया है, सेनापति निकल गया है और आप जा रहे हो। चला गया। अगली लाइन में थे सम्राट। सूरदास जी, आपने यहां पर कोई आगंतुकों को देखा क्या? शब्द पकड़िए, सूरदास जी, यहां पर आपने कोई आगंतुकों को
देखा क्या? राजन, सबसे पहले एक सिपाही निकला, फिर सेनापति निकला, फिर आपके मंत्री जी निकले हैं, अब आप पधारे हैं। राजा आगे नहीं चल सका, सम्राट आगे नहीं चल सका, स्तंभित होकर के खड़ा हो गया और प्रश्न करता है कि मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपको तो दिखता ही नहीं है ना, फिर आपने कैसे पहचान लिया है कि सिपाही निकला, सेनापति निकला, मंत्री निकला और मैं सम्राट आया हूं आपके पास, ये आपने कैसे समझा? राजन, चक्षु ही दर्शन नहीं है, अचक्षु भी दर्शन है। आंखें नहीं देखती, कान भी देखते हैं। सुरंत भैया, एक कोठी वाले ज्ञानियों से कह देना, बेटा आंखें ही नहीं देखती, आंखों से जो देखा जाता है उसका नाम है चक्षु दर्शन। वो आंखों के अलावा अन्य इंद्रियों से भी देखा जाता है, उसका नाम है अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन बहुत गहरा है महाराज, भूतार्थ सत्यार्थ मुझे नेत्रों से नहीं दिखता है, लेकिन राजन, व्यक्ति की वाणी बोध कराती है उसके जीवन की वृत्त को। व्यक्ति की वाणी बोध कराती है व्यक्ति के जीवन के वृत्त को। ये भविष्य में क्या हो सकता है, भूत में क्या था और वर्तमान में क्या हो सकता है, व्यक्ति की भाषा से बोध हो जाता है। ये भी ज्योतिष है, ये भी ज्योतिष है, सुर भी ज्योतिष है, शब्द भी ज्योतिष है? शब्द भी ज्योतिष का अंग है, यानी ये भी ज्योतिष का अंग है। अब निर्णय करो कि फटे बांस की आवाज निकल रही है कि मयूर का केका गुंजन हो रहा है कि कोयल की कुंकू आवाज है। हे मित्र, आवाज से जाति का बोध होता है, आवाज से तुम्हारे वंश का बोध होता है, आवाज से तुम्हारे कुल का बोध होता है। अरे मुझे क्या मालूम कक्ष के अंदर है, मुझे क्या मालूम कक्ष के अंदर है कि इस नीम की डाली पर कौन पक्षी बैठा है, मुझे क्या मालूम कक्ष के अंदर है इस नीम की डाल पर कौन सा पक्षी बैठा है, पर बिना देखे भी हम बता सकते हैं पक्षी कौन है। हे मित्र, कौवे की काव काव है कि तोते की आवाज है कि मयूर की केका शब्द है कि पपिया का यानी पपिया की आवाज है कि मयूर का केका है कि कोयल की कुकू है। मेरे मित्र, बिना देखे भी बता सकते हैं ये कौन है। शब्द सुन करके तुम्हारी जाति का ज्ञान हो जाता है, शब्द सुन करके तुम्हारे कुल का ज्ञान हो जाता है, शब्द सुन करके तुम्हारे धर्म का ज्ञान हो जाता है। हे मित्र, शब्द सुन करके तुम्हारे भविष्य की भवितव्यता का निर्णय हो जाता है। नहीं खिला सको किसी को मिठाइयाँ, पंडित पुत्र तो टेंशन मत लेना, वो पेड़े वाले राजेश से कह देना, नहीं खिला सके किसी को पेड़े, इसकी चिंता मत करना,
मेरे मित्र, जितना मीठापन पेड़े में नहीं होता है उससे कोटि कोटि गुना मीठा वाणी में होता है। कितने मीठे दादा रतनलाल जी, कितनी मिठाइयाँ खिला देना और कहना अरे ज्ञानी भूखा भकोड़ा रविसेन खा ले फिर कल मिला कि नहीं मिला। ये शब्द सुनते ही मित्र कहेगा भैया आप रखो, मेरा तो पेट भर चुका है, मैं अपने घर की सूखी नमक पर रख कर रोटी खा लूंगा, लेकिन ऐसे शब्द सुन करके मिठाइयां नहीं खाऊंगा। मित्र, मिठाई में स्वाद नहीं है, व्यक्ति की बाड़ी में स्वाद है। किसी को मिठाइयां परोसना जानते हो, अब स्वीकार करो। अच्छी मिठाई तो बर्तन भी अच्छा होगा तो और अच्छी लगेगी। अच्छी मिठाई है और बर्तन भी अच्छा होगा तो और अच्छा लगेगा। और मित्र, घूरे की पत्तल उठा करके और तुम नई मिठाइयाँ पर नुक्ती परोस रहे, नुक्ती। बेचारा कहेगा भैया अब तुम ऐसा करो, हमारा तो पेट भरा है, कोई दूसरा को खिला देना कि उसने देख लिया है पत्तल तो घूरे से उठा के लाया। ऐसे मित्र समझो, तुम जिनवाणी भी व्याख्यान कर रहे हो, अमृत भूत जिनवाणी है, लेकिन अपनी भाषा को, अपने कंठ को, अपने शब्दों को तुम झूठी पत्तल जैसा बना के परोस रहे हो, तो मेरे मित्र कोई जिनवाणी भी तुमसे सुनना पसंद नहीं करेगा। बोलो पंडित बराबर है कि नहीं? उत्तम वस्तु के लिए पात्र भी उत्तम होना चाहिए। ज्ञानी रविसेन भैया फड़ पर भी बेई कपड़े बेचते जो तुम्हारी दुकान से ले जाते हैं बेचारे। फड़ पर भी, फुटपाथ पर भी बेही वस्त्र बिकते हैं, तुम्हारी दुकान से खरीद के लेके जाता है। पर तुम्हारी दुकान की फर्नीचर को देख करके ग्राहक के अलग भाव होते हैं, और यानी फुटपाथ के फड़ पर और ठेले वालों के कपड़े खरीदने के भाव अलग होते हैं। बस ज्ञानी समझो, ऐसे साधु जीवन में जिसका फर्नीचर बढ़िया है वहाँ अलग भाव होते हैं, इनके फर्नीचर बढ़िया है वहाँ अलग भाव होते हैं। इसलिए ज्ञानी सौम्य सागर फर्नीचर बनाओ।